नमस्कार। सोचिए, क्या दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों में से एक की शुरुआत सिर्फ एक $40 की लेट फीस से हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यह कहानी है नेटफ्लिक्स की। आज हम इसी कमाल की कहानी को देखने वाले हैं कि कैसे एक छोटी सी झुंझलाहट ने एक ग्लोबल एम्पायर खड़ा कर दिया। तो यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। आखिर कैसे सिर्फ $40 की एक मामूली सी लेट फीस ने एंटरटेनमेंट की पूरी दुनिया में ही क्रांति ला दी। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। बात है साल 1997 की और हमारी कहानी के हीरो हैं रीड हेस्टिंग्स, जो उस समय कैलिफोर्निया में रहते थे। तो हुआ ये कि उन्होंने एक वीडियो स्टोर से एक मूवी की कैसेट किराए पर ली, पर हुआ ये कि वो उसे टाइम पर लौटा नहीं पाए। अब जब वो करीब 6 हफ्ते बाद उस कैसेट को वापस करने गए तो स्टोर वालों ने उन पर $40 की लेट फीस लगा दी। जी हाँ, पूरे $40। और जाहिर है इस बात से रीड हेस्टिंग्स को बहुत झुंझलाहट हुई, काफी गुस्सा भी आया। और कहते हैं ना कि कई बार सबसे बड़े आइडियाज सबसे बड़ी परेशानियों से ही निकलते हैं। बस इसी फ्रस्ट्रेशन से एक नया आइडिया पैदा हुआ। एक दिन वो जिम में वर्कआउट कर रहे थे और अचानक उनके दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने सोचा, यार जिम में हम हर महीने एक फिक्स्ड फीस देते हैं और फिर चाहे जितनी मर्जी एक्सरसाइज करें, तो क्यों ना मूवी रेंटल सर्विस भी कुछ ऐसी ही हो। एक मंथली फीस दो और फिर कोई लेट चार्ज नहीं, कोई टेंशन नहीं, जितनी फिल्में देखनी है देखो। बस ये आइडिया इतना दमदार था कि वो इसे लेकर सीधे अपने दोस्त मार्क रैंडोल्फ के पास पहुंचे और फिर 29 अगस्त 1997 को नेटफ्लिक्स का जन्म हुआ। लेकिन रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस वक्त वीडियो रेंटल मार्केट पर ब्लॉकबस्टर नाम के एक बहुत बड़े प्लेयर का कब्जा था। मतलब वो मार्केट का राजा था और उसके सामने नेटफ्लिक्स बस एक छोटा सा नया सा स्टार्टअप था। चलिए जरा नेटफ्लिक्स के शुरुआती सफर के कुछ खास पड़ावों पर नजर डालते हैं। देखिए, 1997 में सिर्फ 30 कर्मचारियों के साथ ये कंपनी शुरू हुई। फिर ठीक 2 साल बाद 1999 में उन्होंने अपना वो गेम चेंजिंग सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया, मतलब वही जिम वाला आइडिया। 2002 में कंपनी का आईपीओ आया, यानी वो पब्लिक हो गई और 2003 तक उनके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन एक बात पे गौर कीजिए, 1 मिलियन तक पहुंचने में उन्हें पूरे 6 साल लग गए। इससे पता चलता है कि लोगों की आदतें बदलना कितना मुश्किल काम होता है। तो फर्क क्या था? मतलब नेटफ्लिक्स ने ऐसा क्या अलग किया? सब कुछ। जहां ब्लॉकबस्टर के लिए आपको स्टोर तक जाना पड़ता था, वहीं नेटफ्लिक्स आपकी पसंदीदा डीवीडीज सीधे आपके घर मेल से भेजता था। ब्लॉकबस्टर में फिल्में लिमिटेड होती थीं, नेटफ्लिक्स ने एक बहुत बड़ी ऑनलाइन लाइब्रेरी बना दी। सबसे बड़ी बात, ब्लॉकबस्टर में लेट फीस का डर हमेशा बना रहता था, लेकिन नेटफ्लिक्स ने उस डर को ही खत्म कर दिया। ये वाकई उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी क्रांति थी। पर रुकिए, कहानी सिर्फ डीवीडीज तक ही सीमित नहीं थी। नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी कदम तो अभी बाकी था। चलिए अब उस डिजिटल छलांग की बात करते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो कदम था स्ट्रीमिंग। साल 2007 में नेटफ्लिक्स ने वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च कर दी। मतलब अब डीवीडी के आने का इंतजार करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। बस क्लिक करो और अपनी पसंदीदा फिल्म या शो तुरंत ऑनलाइन देखो। इसने तो एंटरटेनमेंट का मतलब ही बदल दिया। रातों रात सब कुछ बदल गया। और आज उस एक आइडिया का नतीजा देखिए। 190 से भी ज्यादा देशों में नेटफ्लिक्स लोगों का मनोरंजन कर रहा है। सोचिए, वो $40 की एक छोटी सी परेशानी आज एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुकी है। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, ये एक ग्लोबल क्रांति की कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि नेटफ्लिक्स की इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे आखिर राज क्या है? चलिए अब कहानी से थोड़ा हटकर उनकी स्ट्रैटेजी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, उनकी सफलता के पीछे ये 7 बड़े सीक्रेट्स हैं। सबसे पहला और जरूरी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में हमेशा आगे रहना। दूसरा, कहीं भी और कभी भी एंटरटेनमेंट देखने की आज़ादी देना। फिर दुनिया भर से अलग अलग तरह का कंटेंट लाना। और हाँ, ओरिजिनल कहानियों में पैसा लगाना। याद है हाउस ऑफ कार्ड्स? उस एक शो ने साबित कर दिया कि नेटफ्लिक्स सिर्फ दूसरों का कंटेंट नहीं दिखाएगा, बल्कि अपना खुद का बनाएगा। इसके अलावा बिना किसी ऐड के शो देखने का एक्सपीरियंस और एआई का इस्तेमाल करके बिल्कुल वैसी सुझाव देना जैसा हमें पसंद है। ये सारी चीजें मिलके नेटफ्लिक्स को सबसे अलग बनाती। नेटफ्लिक्स का ये पूरा सफर सिर्फ एक बिजनेस केस स्टडी नहीं है। सच कहूं तो इसमें हम सबके लिए, बिजनेस और जिंदगी दोनों के लिए कई बड़े सबक छिपे हुए हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। तो पहला और शायद सबसे बड़ा सबक, हर छोटी समस्या में एक बड़ा आइडिया छिपा हो सकता है। जैसे रीड हेस्टिंग्स ने $40 की फीस में एक मौका देखा।
दूसरा, महान चीजों की शुरुआत अक्सर बहुत छोटी ही होती है। तीसरा सबक है, समय के साथ बदलो वरना पीछे रह जाओगे। सोचिए, अगर नेटफ्लिक्स डीवीडीज पर ही अटका रहता तो क्या होता। चौथो, इनोवेशन को बस एक हिस्सा नहीं अपनी पहचान बना लो। और पांचवां, जो कि सबसे जरूरी है, कस्टमर ही किंग है, उनकी जरूरतें सबसे पहले आनी चाहिए। चलिए कुछ और सबक देखते हैं। छठा सबक, जब लोग आपको नजरअंदाज करें तो अपनी स्ट्रैटेजी बदलो, हार मत मानो। सातवां, सोचो ग्लोबल पर काम करो लोकल, जैसे नेटफ्लिक्स ने हर देश के हिसाब से कंटेंट बनाया। आठवां सबक, सब्र रखो, सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसमें फोकस और धैर्य लगता है। नौवां, अपनी अलग पहचान बनाओ, किसी की कॉपी मत बनो। और 10वां और आखिरी सबक, अगर इरादे मजबूत हो ना तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। ये एक लाइन समस्याओं को शिकायतों के रूप में नहीं बल्कि संभावनाओं के रूप में देखें, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। एक शिकायत एक मौके में बदली और उस मौके ने दुनिया बदल दी। तो अब अगली बार जब भी किसी रोजमर्रा की छोटी मोटी परेशानी से झुंझलाहट हो तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा, क्या पता अगली ग्लोबल क्रांति की चिंगारी उसी परेशानी में छिपी हो। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।